दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर राजेश सजने अवेयरनेस स्पीकर आपके लिए एक नए टॉपिक जानना ज़रूरी है मैं लेकर आया हूं, जिसमें काफ़ी लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि आखिर भूमि का डायवर्जन क्या होता है, किसी भी संपत्ति का डायवर्जन क्या होता है। मैं अक्सर देखा करता हूं कि कई लोग इसको लेके बहुत ही सोचते हैं कि आखिर ये डायवर्जन क्या बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्या मैं अपनी भूमि का डायवर्जन इतना आसान नहीं है जो मैं करा सकूं। तो मैं आज आपको इस डायवर्जन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर ये डायवर्जन क्यों ज़रूरी है और क्यों डायवर्जन करवाना आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये डायवर्जन आखिर होता क्या है, और अगर इसे नहीं कराया तो आगे क्या हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, ताकि जो लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि आखिर कृषि भूमि और डायवर्जन परिवर्तित भूमि में क्या अंतर है और इसे हम कहाँ देख सकते हैं जब भी हम किसी संपत्ति को खरीदें कि वो डाइवर्टेड है या नहीं है, इसकी जानकारी भी मैं आपको आज दूंगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डाइवर्जन किसी भी भूमि का तब किया जाता है जब वो उसकी जो उपयोगिता होती है। मान लीजिए कि आप रेसिडेंटल के हिसाब से कोई भूमि ले रहे हैं, लेकिन वो एक खेत से कटा हुआ एक पट्टा, एक छोटा सा टुकड़ा था और उसे आप रेसिडेंटल करवाना चाहते हो, उस पर अपना भवन बनवाना चाहते हो, मकान बनाना चाहते हो, तो उस भूमि को आप डायवर्जन करवा सकते हो। तो कैसे? मान लीजिए एक 25 बाई 50 का एक प्लॉट है आपका, 1250 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा। किसी किसान ने वो भूमि किसी बिल्डर को या कोई प्राइवेट ऑनर को दी हुई हो और वो ऑनर ने उस भूमि को उस कच्चे माल के तौर पे ही आपको बेच दिया। अब भूमि चूंकि कृषि भूमि थी तो आपने खरीदा है, तो वो भी एक अपरिवर्तित भूमि है, वो कृषि भूमि ही है। वो कृषि भूमि को हम अपरिवर्तित लैंड कहते हैं, जिसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ कृषि के लिए किया जाता है। लेकिन अब आप इसका यूज़ तो रहने के लिए या मकान बनाने के लिए करेंगे, तो इसके लिए इस संपत्ति को आपको डायवर्जन की प्रक्रिया में डालना होगा। कैसे होगा ये डायवर्जन? ये डायवर्जन आपका लोक सेवा केंद्र में आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया हो चुकी है, वहाँ से ये एसडीएम कोड जाएगा। एसडीएम कोड में आपकी संपत्ति को जांचा जाएगा कि ये किसी तरह से ग्रीन बेल्ट में तो नहीं था, और उसके बाद में एसडीएम कोड इसे आपको अपरिवर्तित से परिवर्तित करके हैंडओवर करके एक कॉपी देता है, जो अनुविभागीय अधिकारी के तरफ से सत्यापित होती है कि ये जो भूमि है अब ये आवासीय है और ये रहने के लिए यहाँ पे आवासीय मकान बनाया जा सकता है, इस पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। डायवर्जन दो तरीके से होता है सर। पहला तो ऐसा होता है दोस्तों कि एक रेसिडेंटल के लिए होता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो व्यवसाय करते हैं, तो एक कॉमर्शियल डायवर्जन होता है। तो आपको याद रखना है कि जो भी संपत्ति का आप उपयोग करना चाहते हो उसके बिहाफ पे ही आपको डायवर्जन ऑर्डर लगाना चाहिए। अगर रेसिडेंशियल पर्पस यूज़ है तो आप रेसिडेंटल के लिए ही, उसके आवासीय के लिए ही डायवर्जन लगाइए। अगर आपका पर्पस कॉमर्शियल और रेसिडेंस दोनों है तो दोनों के लिए आवेदन लगाइए। उसमें कितना यूज़ कॉमर्शियल होगा, कितने लैंड का यूज़ आवासीय होगा, ये क्लियर आप उस फॉर्म के अंदर में सबमिट करवाइएगा। तो ये है डायवर्जन। डायवर्जन क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है कि जब भी आप किसी बैंक से ऋण लेने के लिए जाते हो, लोन लेने के लिए जाते हो, तो आज जो भी बैंक्स हैं वो सरकारी बैंक्स हैं या फिर प्राइवेट्स बैंक्स हैं, वो बिना डायवर्जन के लोन नहीं करती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं लोन डायवर्जन ना कराऊं और लोन ले लूं, तो ऐसी कुछ एनबीएफसी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी बैंकें ही आपको ऋण नहीं देगी, लेकिन कुछ बैंक्स एनबीएफसी ऐसी भी हैं जो आपको थोड़ा सा अधिक ब्याज करके आपको ऋण मुहैया करा देगी। लेकिन एक प्रकार की ये रिस्क रहेगी आपके लिए कि भविष्य में हो सकता है एक एग्रीकल्चर लैंड में आपने मकान बनाया हुआ है और कभी किसी तरह का कोई चेकिंग करने आता है कोई अधिकारी और वो उसे वो डाइवर्टेड भूमि नहीं दिखती है और आपका मकान भवन निर्माण हो चुका है, तो हो सकता है वो एक भारी भरकम पेनाल्टी आप पे लगा सकता है। तो अगर आपकी भूमि अपरिवर्तित है, आपकी संपत्ति जो रजिस्ट्री है वो अगर आज अपरिवर्तित है, तो सबसे पहले दोस्तों उसको परिवर्तित कराने की प्रक्रिया को पूर्ण करिए। अगर डायवर्जन हो जाएगा तो ये आपके लिए भी बहुत सहूलियत में रहेगी, क्योंकि डायवर्जन के बिना लोन लेना भी कठिन है और अगर हमें लोन मिलता भी है तो बहुत महंगे ब्याज पे मिलता है, और हमारी भूमि जो होती है वो रेसिडेंस पर्पस नहीं होती है, वो कृषि का ही हमें हमेशा खसरा दिखाई देता है, जिसमें हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होती है।
तो आप लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि अगर मान लीजिए आपने धोखे से या फिर मान लीजिए कि आपको पता होके भी जानबूझ के भी अगर आपने कोई ऐसी संपत्ति जो कृषि भूमि थी उसे खरीदा है तो सबसे पहले उसका डायवर्जन करवाइए। डायवर्जन बहुत अनिवार्य है आपकी संपत्ति का, अगर वो यूज़ आपके आवासीय और रहने के मकान के लिए है तो आज मैंने आपको जो बताया इसको हमेशा याद रखिए। और आपको जानना ज़रूरी है कि कभी भी रजिस्ट्री के अंदर में अगर आपको ये पता करना है कि कहाँ देखें और ऐसे क्या पता, यानी हमें कैसे पता चले कि जो व्यक्ति हमें प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी रजिस्ट्री में ऐसा क्या शब्द लिखा होगा जिससे हमें ये पता चल जाए कि वो भूमि कृषि भूमि नहीं है, वो भूमि अपरिवर्तित भूमि नहीं है, वो भूमि डाइवर्टेड लैंड है, आवासीय है, आवासीय क्षेत्र में है। तो आप हमेशा जब रजिस्ट्री का पूरे पृष्ठ पढ़ें तो उसमें एक जगह पर उस भूमि का उपयोग लिखा होता है और वो किस लिए है वहाँ लिखा होता है परिवर्तित और अपरिवर्तित। अगर अपरिवर्तित है तो समझ जाइए कि ये कृषि उपयोगी भूमि है और ये कृषि के लिए ही उपयुक्त है, लेकिन अगर उस पर परिवर्तित लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि इस भूमि का डायवर्जन किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अपरिवर्तित है तो उस भूमि को आप परिवर्तित नहीं करवा सकते हैं, उसे रजिस्ट्री के बाद अपने नाम पर लाने के बाद भी आप डायवर्जन करवा सकते हैं, या फिर जिस व्यक्ति के पास वो भूमि आज है वर्तमान में है वो भी उसे डायवर्जन करवा के आपको रजिस्ट्री करवा सकता है। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी आज की ये जानकारी, क्योंकि डायवर्जन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे कि आखिर ये डायवर्जन कितना ज़रूरी है और अगर हम डायवर्जन नहीं करते हैं तो भविष्य में क्या परेशानियां जाएगी। इस चीज़ को मैंने आपके सामने रखा है, इसलिए जागरूकता ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है। अपने अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करिए मेरे साथ और मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको आपके दस्तावेजों को पूरी तरह से सख्त और मजबूत बनाने में मैं आपका साथ दूंगा और किसी भी तरह से आपके साथ कोई जालसाजी या 420 या फ्रॉड ना कर सके, इसके लिए हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। तो बस मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इसी तरह से मेरा हौसला बनाए रखिए। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।